अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी के एग्ज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं। तो कल से स्टार्ट थे। और आज का जो एग्ज़ाम था 11 अप्रैल को जीएसटी का, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसमें ये वाले सवाल आए हुए थे, जिसको आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप साथ रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैथमेटिक्स पोर्शन में इन सवालों को हल करने में आसानी हो। देखें, अब ये मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो 77 से लेके 88 तक जो है वो सवालात आए थे आज के पेपर में जीएसटी के। जिसमें पहला सवाल जो था 77, उसमें ये पूछा गया कि भाई जुनेद और जुनेद एंड सरफराज हैव सिंगिंग क्लास एवरी फोर्थ डे एंड 10th day respectively. They were both together today एंड दे विल बी टुगेदर अगेन आफ्टर। देखें, एक सिंगिंग क्लास है जिसमें जुनैद और सरफराज जो हैं वो 4th डे और 10th डे पर क्लास अटेंड करते हैं रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है कि आज जो है वो उनकी क्लास इकट्ठे थी। तो अब जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन पर वो कौन सी क्लास होगी जिस दिन ये दोनों साथ जो है वो इकट्ठे होंगे, वो 10th होगी, 14 होगी, 20 होगी या 40 होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला हुआ है। मैं यहाँ नीचे सीधे आ जाता हूँ इसका सॉल्यूशन पर ताकि आपको आसानी हो। कि ये देखें, अब ये इसका सॉल्यूशन है सारा। कि हम क्या करेंगे, हम इनकी एलसीएम निकालेंगे। अब जुनेद जो है वो 10th डे पर आपका आ रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है। और सरफराज जो है वो जुनेद जो है 4th डे पर आ रहा है और सरफराज जो है वो 10th डे पे आ रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई इन दोनों की हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि भाई 4 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि 4 को हम 2 × 2 की फॉर्म में लिखेंगे। और 10 को हम लिखेंगे 2 × 2 की, और 2 × 5 की फॉर्म में। तो एलसीएम जो है वो होगी आपकी 2 × 2 × 5। अगर आपको एलसीएम का तरीका पता है तो एलसीएम जो है उसका उसकी फॉर्म जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एलसीएम जो है वो बराबर होती है, एलसीएम इज इक्वल टू दी कॉमन कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन टर्म्स। ठीक है, नॉन कॉमन नॉन कॉमन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कॉमन जो है वो कौन से हैं आपके, यहाँ पर आपके कॉमन जो हैं 4 की फैक्टराइजेशन में 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। और नॉन कॉमन जो है टर्म्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 और 5 आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह हम इस एलसीएम की फार्मूला एलसीएम का फार्मूला यूज करके इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे कि भाई 2 × 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 20। तो इसका जो ऑप्शन है वो 20 days वाला ऑप्शन को आप जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है। इसी तरह इसका जो 78 क्वेश्चन था उसमें हमें बताया गया था कि भाई पूछा गया था 78 कि 78 क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि भाई द अमाउंट ऑफ द मनी, अमाउंट ऑफ द यहाँ पर अमाउंट ऑफ द money initially deposit into an account or borrowed from a lender is called। अब जो भी हम अमाउंट जो है वो इनिशियली या डिपॉजिट करते हैं या किसी से लेते हैं उस चीज़ का नाम आपका प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है। तो इस 78 में जो आपका ऑप्शन है वो होगा आपका प्रिंसिपल। आप देख लीजिएगा उसमें कौन सा ये ऑप्शन है। अगर मैं उसको ऊपर लेकर चलूँ तो ये होगा आपका 78 क्वेश्चन में आपका होगा प्रिंसिपल ऑप्शन पार्ट सी। ठीक है। उसमें था आपका 20 पार्ट सी, इसमें भी आपका प्रिंसिपल ऑप्शन पार्ट सी। इसी तरह आपका 79 क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शॉपकीपर्स मार्क्स हिज गुड्स 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 50% डिस्काउंट, ही गेन प्रॉफिट इज 0%, 2%, 3% और 5%। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको ये दूं, या इसका एग्जाम्पल मैंने सॉल्व भी किया हुआ है कि भाई अगर एक शॉपकीपर 100 रुपये की चीज़ लेता है तो इनिशियली वो 20% उस पर मार्केट प्राइस यानी अपनी प्रॉफिट लगा कर वो फिर बेचता है 50% के डिस्काउंट पर। यानी अगर आपकी एक शॉपकीपर में चीज़ परचेज की है 100 की, तो 20% ऐड करने के बाद जो है उसकी वो पीत वो जो आइटम्स या गुड्स होगा वो बेचेगा 120 का। ठीक है।
अब वो 120 पर वो 15% जो है वो डिस्काउंट लगा रहा है। अब 15% लगा डिस्काउंट लगाने के बाद उसके पास जो अमाउंट प्रॉफिट में बचेगा वो कितना होगा वो हमें देखना है। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ से लगा लें, यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये है आपका 79 कि भाई ये रहा। अगर एक लेट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई शॉपकीपर ने कोई चीज ली, उसकी प्राइस जो है वो 100 है, और उसमें जो है उसने 20% जो है वो ऊपर लगा के, तो उसकी नई प्राइस जो हो जाएगी, मार्केट प्राइस जो हो जाएगी 120। अब उस 120 प्राइस में से वो जब अब बेचेगा तो उसमें से वो क्या करेगा, 50% जो है वो डिस्काउंट देगा। अब जो वो डिस्काउंट की निकालेगा वो अपनी एक्चुअल अमाउंट में से निकालेगा, 100 में से। 100% में से जब वो जो डिस्काउंट निकालेगा तो वो क्या होगी आपकी, ये वाली 120 में से डिस्काउंट, तो 50% ऑफ 120 आपकी हो जाएगी 18। अगर आप इस 50% ऑफ इसका निकालना चाह रहे हैं तो मैं आपको इस तरह बताऊं कि भाई 120 का 50% इज इक्वल टू व्हाट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, सो दैट वुड बी इक्वल टू 15%, 15% ऑफ 120 इज इक्वल टू व्हाट। 15% को आप लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू दी 15/100। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड दैट इज इक्वल टू दी 120। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर या इसकी जो कैलकुलेशन होती है आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू दी 18। ठीक है। तो ये 18, अब आप 18 में से 18 जो है वो 120 में से इसको माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 102। अब एक्चुअल जो प्राइस थी जो शॉपकीपर ने किसी गुड्स की बाय की थी वो 100 थी, और इसने जो 15% डिस्काउंट के बाद उसको सेल किया तो वो होगी आपकी 102। तो इसको कितना मुनाफा हुआ, ₹2 मुनाफा हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसको जो है वो 2% जो है वो मुनाफा हुआ है। ठीक है। तो इस सवाल को इस तरह आपने जो है वो हल करना है एक अच्छे तरीके के साथ और अच्छे अंडरस्टैंडिंग का, यानी एक ये सवाल है आपने परसेंटेज को यूज करके इस तरह के सवालों को अच्छे और से सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 2% जो है वो आपकी प्रॉफिट। उसके बाद 18 क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है कि भाई फाइंड द डिग्री ऑफ द टर्म 5x² y z। अब हम जो डिग्री फाइंड करते हैं ना, जब भी कोई टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, जैसे ये आपके पास गिवन है, तो हम कहते हैं कि भाई हर एक टर्म वेरिएबल का आपने पावर देखना है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो और उसकी बिहाफ पर आपने इनके पावर को आपस में ऐड करना है। यहाँ पर अगर आप देखें x² है और यहाँ पर y और z है, y के ऊपर पावर कुछ नहीं है, z के ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो मतलब इनका पावर 1 है। ठीक है। तो x² यानी x का पावर 2, y का पावर 1 और z का पावर 1, इन चारों तीनों को आपस में हम मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगी आपकी डिग्री ऑफ द ड्रम 5x² y z, ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है। उसी के बाद आपका 81 क्वेश्चन है। 81 में कह रहा है कि भाई द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल स्केल। ये एक डेफिनेशन है आपकी, आप ये ट्राइंगल की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसको आप देख कर इनकी डेफिनेशन को रिमेम्बर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरसेंट इन सेंटर। ठीक है। a point of intersection of all three internal bisection of the angle of a triangle is called in center। यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, यानी अगर हम यहाँ पर ग्राफ का मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, ये ट्रायंगल वाला नहीं आ रहा, चलें ठीक है। आप इसकी ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इसका एग्जांपल भी आपको कहीं ना कहीं से ट्रायंगल का यानी उस बुक में से होगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपकी 82 क्वेश्चन हैं। 82 में आप कहेंगे कि भाई देयर आर 60 पैसेंजर इन द फर्स्ट कैबिन and 100 in the second and 120 in the third. Find the number of the passenger in the 16 cabin। ठीक है। अब देखें, अब ये बढ़ते जा रहे हैं ना, यानी 60 जो है वो फर्स्ट कैबिन में है, 100 जो है वो सेकंड में है, ये एक सीक्वेंस वाला आपका जो है वो सवाल है। और 120 जो है वो आपके थर्ड में है। अब आपने इस तरह फाइंड करना है कि भाई आप 16 कैबिन में किस तरह होंगे। तो ये आपके पास क्या है, हम देखेंगे पहले। अगर हम इसकी
एक सीक्वेंस बनाएं। सीक्वेंस बनाने के लिए मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे लिखूं, यहाँ पर लिखूं कि भाई, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ, ये इसको मैं, देखिए अगर मैं ये सीक्वेंस, इस नंबर की सीक्वेंस बनाऊं तो आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट कैबिन में आपके पास 60 पैसेंजर हैं, सेकंड में है आपके पास 100, एंड थर्ड में है आपके पास 40। तो इसी तरह ये चलते जा रहे हैं। आपको क्या फाइंड करना है कि भाई आपको 16th कैबिन में कितने पैसेंजर होंगे। ठीक है। अब ये जो है आपका, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में, ये थर्ड में, 16 कैबिन में आपके पास कितने होंगे। तो हम, आपके पास एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक का फार्मूला। ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला ये होता है कि भाई a+n-1 × d, ये वाला फार्मूला है यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये इसमें कुछ चीजें हैं, आपके पास a है, n है, d है, वो क्या है, वो किस तरह हम आइडेंटिफाई करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका a = 100, सॉरी a = 60। ठीक है। और इनका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिफरेंस ये डी जो है वो आपका डिफरेंस कहलाता है, यानी आगे वाले को पीछे वाले से आप माइनस करवाएंगे। 100 - 60 या 140 - 100, आपका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, 16 केबिन के पैसेंजर फाइंड करने हैं, तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। तो लगाने में आप ए की जगह पुट करेंगे 60, प्लस देंगे एन की जगह आप देंगे 6, एन की जगह आप 16 देंगे, 16 में से एक गया तो आपके पास क्या बचेगा, 15। और डी को आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको अगर मैं दोबारा आपके लिए रीराइट करके लिखूं यहाँ पर इसके नीचे ही, तो आप कहेंगे कि भाई ए सिक्सटीन यानी ए आपका केबिन है, और कौन सा केबिन, 16 केबिन। और फर्स्ट ये सिर्फ ए ही है ना, ए एन, और ये ए वाला जो है ये फर्स्ट केबिन में आपके पास कितने हैं, ये है आपके पास 60 पैसेंजर हैं। तो आप इसको एन की जगह पुट करेंगे 16 और -1, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे डी मतलब 40 के साथ, तो फर्दर आपके पास नीचे कैलकुलेशन हुई पड़ी हुई है, 60 प्लस 60 - 1 दैट = 50, और 50 × 40। इसको आप से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 660। तो ये आपके पास ऑप्शन है किसका, पैसेंजर का, क्योंकि आपकी 16 केबिन में जो पैसेंजर हैं वो कितने हैं। ठीक है। इसको आप इस तरह जो है वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये सीक्वेंस से रिलेटेड आपका सवाल था ये। 83 देखें आप, 83 में कह रहे हैं द फाइंड द surface area of cube uh, with the length 5 यूनिट। ठीक है। अगर ये जो ड्राइंग आ रही है, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ड्रा कर दूं। ठीक। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद द एज लेंथ 5 यूनिट। देखें सरफेस एरिया ये बराबर होता है 6a², ये सरफेस हो रहे हैं। क्यूब के जो साइड होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके सरफेस एरिया से, ए उसका ऐसे, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका सरफेस हो गया। अब ए आपके पास गिवन है दैट = 5। अब आप 6 से सेम, ए की जगह आप उसकी वैल्यू 5 देंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। 25 × 6 तो आपका आएगा आंसर 150, तो ये हो जाएगा आपका 150 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। इसी तरह आपके पास 84 है। 84 में गिराया कि भाई if a person worker 500 uh, if a person work 500 minutes a day and reach at 9 a.m. when will he leave। ठीक है। तो ये कब जो है वो लीव करेगा। देखें अब हम आते हैं कि भाई 500 मिनट्स में 8 आवर्स होते हैं और 20 मिनट्स होते हैं। ठीक है। जब आप 5 आवर्स को डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, 60 के साथ, तो आपके पास जो रिमाइंडर जो रिजल्ट आएगा वो 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स होता है। डिवीजन वाला आंसर अगर आपको आता है तो आप ये वाली डिवीजन जो है, ये इस तरह की डिवीजन में यहाँ पर अगर कोशिश करता हूँ लिखने की, कि यहाँ पर ये जो डिवीजन होती है ये वाली, कि भाई आपने 500 को जो है वो डिवाइड करवाना है किसके साथ, 500 को आपने डिवाइड करवाना है किसके साथ, यहाँ पर शायद लिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ टाइप करने की, कि यहाँ पर ये लिखता हूँ कि 500 को, एक मिनट। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि भाई 500 को हमने
डिवाइड करवाना है किसके साथ, हमने डिवाइड करवाना है 60 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 घंटे में 16 मिनट होते हैं, तो 60 का टेबल 50 पे नहीं लगता, लेकिन 50 से ऊपर जो है वो 50 पे नहीं लगता, तो हम जीरो मिला के 500 कर देंगे, तो 500 पे नहीं लगता, तो 500 से कम पे लगता है। वो 8 टाइम लगेगा। तो दैट इज इक्वल टू दी 480, यानी 560 का टेबल जब आप 8 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 480, आएगी। और जब आप इसको माइनस करवाएंगे किसके साथ, 500 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा 20। ठीक है, ये रिमाइंडर है आपका, ये है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब ये जो है आपका रिमाइंडर जो बच गया, एग्जैक्ट आपका टाइम नहीं लगेगा। तो ये 8 आवर्स हो जाएंगे और ये 20 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, 8 आवर 20 मिनट्स। अब आप इसमें ये 9 AM में 8 आवर्स जो हैं वो ऐड करें तो आपके पास 5 आ जाएगा, और 15 मिनट्स में आप 20 मिनट्स ऐड करें तो ये 35 आ जाएगा। तो ये कब निकलेगा आपका, 5 5 बज के 35 मिनट पर शाम को, अगर सुबह में वो अगर लीव करता है, और सुबह में अगर वो पहुंचता है और ये 500 मिनट काम करता है, तो वो पहुंचेगा आपका इस तरह, और 5 बज के 35 मिनट पर। ठीक है, इसी तरह आपका 85 है, और 85 को आप किस तरह हल करेंगे, ये कह रहा है कि भाई प्राइस ऑफ अ मिल्क, पहले मैं ड्राइंग मिटा दूं जो ऊपर वाले सवाल की थी, प्राइस ऑफ अ मिल्क एंड हीट इन द रेशियो 3:2, and if price of a wheat increase by 50%, find new ratio। ठीक है, ये कल वाला सवाल था, उससे थोड़ा सा चेंज है, वहां पर आपका शुगर और हीट वाला था, यहाँ पर मिल्क और हीट वाला है। अब देखें, वीट का रेशियो जो है वो क्या है आपका, वीट का रेशियो, वीट जो है वो आपका 2:3 है। ठीक है, और न्यू रेशियो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 3:2। अब लेट्स देखें, 50% इंक्रीज। देखें, ये कह रहा है कि भाई प्राइस ऑफ मिल्क एंड हीट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब टू का जो है, टू की जो 50% अगर हम बढ़ाएंगे, टू का क्या होगा, यानी ये सेकंड जो रेशियो है वो आपका 2 है। ठीक है, सेकंड रेशियो आपका 2 है। टू का 50% आधा अगर हम बढ़ा देंगे तो वो 1 बढ़ेगा। ठीक है, टू का 50% अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसका, वीट का जो रेशियो है वो 2 है। वीट रेशो वीट का जो रेशियो है वो आपका बराबर है किसके, 2 के। और ये बढ़ रहा है आपका 50% बढ़ रहा है आपका, 50% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सवाल में कह रहा है कि भाई इंक्रीज किसका, 50% इंक्रीज किसका, 2 का। ठीक है, तो 2 का 50% इंक्रीज करेंगे, दैट इज इक्वल टू दी 1। क्योंकि 2 का आधा जो होगा, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, वो हम इंक्रीज करेंगे। तो वही है, अगर हम 2 में ऐड कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। और यानी इसको अगर मैं कहूँ तो भाई 2 में इसका न्यू रेशियो जो है वो ऐड करूँ, तो वो हो जाएगा 2+1, दैट इज इक्वल टू 3। तो नया रेशियो आपका हो जाएगा 3:3। उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका रेशियो बन जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये लॉजिकल सवाल, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं बजाय डिटेल सॉल्विंग के। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास जो है वो 86 जो है वो सवाल है। 86 के सवाल में जो है वो आप क्या करेंगे, व्हेन अ डाई इज रोल ट्वाइस, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द सैंपल पॉइंट। देखें, 86 में कर रहे हैं कि व्हेन अ डाई इज रोल ट्वाइस, फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ द सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट क्या होती है कि भाई जितना भी इवेंट आपका हो रहा है उसमें सैंपल पॉइंट क्या है, देन आप उसमें से उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ये डाई अगर कोई रोल कर रहा है, अब डाई में देखें आपके पास कितने होते हैं, 2 डाई हैं आपके पास। ठीक है, 1 to 6 होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रोल करेंगे तो आपका जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, या 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है। इसी तरह ये पूछा है कि टोटल्स आपके नंबर्स ऑफ द सैंपल कितने हो सकते हैं, तो वो हम कहेंगे 36 हो सकते हैं, क्योंकि एक डाय में आपके पास 6 फेसेस होते हैं, 6 ऑप्शन होते हैं कि 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है। दूसरी डाय में भी आपके पास 1 to 6 हैं। तो इसी तरह आप जब दो डाय को आपस में रोल करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कितने इवेंट आ सकते हैं आपके, यानी तो होंगे इसके सैंपल जो है वो 36 हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सैंपल जो है वो आपके 36 होंगे, 6 × 6। दैट इज सो सिंपल।
फर्दर उसके बाद 87 है कि भाई एन इंक्रीज वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज इन अनदर, व्हाट इज रिलेशन, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन की दो टाइप होती हैं आपकी, अगर आपको याद होना चाहिए कि प्रोपोर्शन जो है वो एक आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, दूसरा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर एक चीज़ को आप इंक्रीज करें और दूसरी चीज़ आपकी इंक्रीज हो तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब आप एक चीज़ को इंक्रीज करें और दूसरी चीज़ आपकी डिक्रीज हो तो उस टाइप के प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये सिंपल आपकी काइंड है प्रोपोर्शन की, आप इसको आसानी से और जो है वो डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स जो हैं वो आपके एक फार्मूला होती है, या तो उसको आप डायरेक्टली किस तरह हल करें, नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कहते हैं। जिसमें हम कहते हैं कि भाई डी जो है वो आपका बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, -4ac। यानी ये एक आपके पास फार्मूला होता है जो आपको बताता है कि भाई अगर ये बराबर हो किसके, जीरो के, तो हम कहेंगे कि भाई इसके रूट्स जो हैं वो आपके रूट्स आर सेम एंड इक्वल हैं। ठीक है, सेम एंड इक्वल है। यानी रूट्स का ताल्लुक आपका रियल नंबर से होगा, और सोम रूट्स आर रियल एंड सेम। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड सेम। अगर इनकी वैल्यू जो है यानी डी की वैल्यू बड़ी हो आपकी, किससे बड़ी हो आपकी, जीरो से, तो हम कहेंगे रूट्स जो हैं इनके रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर डी जो है वो आपका लेस देन हो किससे, जीरो से, तो हम कहेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स आर बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन की गई होती हैं। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करूँ, क्योंकि ये फार्मूला मुझे जो यूज़ करना है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह आपके पास -8 है। ठीक है। यानी वैल्यू ऑफ ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वैल्यू ऑफ बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, और वैल्यू ऑफ सी जो है वो होगी आपके पास कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कि भाई ये हो जाएगा आपका -8 का, यानी बी का स्क्वायर है ना, ऊपर फार्मूला फार्मूला जो मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये होगा आपका -8 का स्क्वायर, और -8 का स्क्वायर क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट छोड़, टाइपिंग में एरर आ रही है। 8 का स्क्वायर -4ac, 4a को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, इसके 1 के साथ, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, दैट इज इक्वल टू 1। और इसी तरह आपके पास होगा वैल्यू ऑफ c। ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -8 का स्क्वायर होगा 64, पॉजिटिव 64, क्योंकि माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाता है। माइनस सेम आपका 4 × 1 एंड 4 × 16, 4 1 द 4, 4 16 द 64। तो आपके पास क्या आएगा, 64 -64, दैट इज इक्वल टू 0। आपका डी बराबर आया किसके, जीरो के, तो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और सेम होंगे। यानी ये इसका सॉल्यूशन भी फाइंड किया लिया है, नेचर हमने यहाँ पर इसके आइडेंटिफाई इस तरह की। तो आप इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका रियल एंड सेम, रियल एंड सेम। यहाँ पर इसका ऑप्शन है आपका रियल एंड सेम। उम्मीद है आपको ये वाला जो है वो सेम, मतलब ये वाला जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का समझ में आया होगा। और इस तरह से, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है यूनियस अली के नाम से, आप उसको फॉलो करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सवालात को आप तक पहुँचाता जाऊँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।